मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग या वीबीटी की। तो आइए बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग और वीबीटी की। देखिए, हमने कोवेलेंट बॉन्ड की परिभाषा हमारे पिछले वीडियो में कर ली थी कि एक ऐसा बॉन्ड है, ऐसा बंधन है जो दो लगभग समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन का के साझा करने से बनता है। और इलेक्ट्रॉन का साझा भी वो किस तरह से करते हैं ताकि उनके पास में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन की अवधारणा दी थी लेविस ने, जीएन लेविस ने। तो जीएन लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। अब जीएन लेविस कहता है कि इस तरह से साझा होगा परस्पर कि उनका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने का जो पहला जो सिद्धांत था ना, वो था लेविस का सिद्धांत, जो संयोजकता सिद्धांत माना जाता है। उसके तरीके से अगर हम पीरियोडिक टेबल पे नजर डालें तो देखिएगा, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट S1 ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या एक इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं। तो इसके पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। S2 के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2। उसके बाद में बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको रहने दें क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। फिर हम आते हैं बोरोन में, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देंगे या जिनकी कोवैलेंसी जिसे हमें कहना चाहिए वो 3 है। फिर हुई यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7 और नोबल गैस में हुई है 8। ठीक है, तो कोवेलेंट बनाने से पहले हमें क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को देखना होगा। और ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कोवेलेंट बॉन्डिंग को या सह संयोजकता बंध को समझाने के लिए दिया गया था। इसे दिया था जीएन लेविस ने। तो और जीएन लेविस ने ही ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया। हाँ, ये बात जरूर है कि साइंटिस्ट था इरविन लैंगम्यू। लैंगम्यू ने इसे सबसे पहले ये नाम दिया है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजकता। तो बंध का जो नाम दिया गया वो लैंगम्यू ने दिया है, जबकि जो पहला सिद्धांत था वो दिया किसने, जीएन लेविस ने। ये है हमारे सामने डॉट स्ट्रक्चर। और हमने ऊपर लिखा है कि 1916 में ही अमेरिकन साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड लेविस ने, या हिंदी में कई बार अब लुइस भी कहते हैं, उसने ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिया। वो क्या कहता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की तरह काम में लेना है, जिसे बाद में किसने, लैंगम्यू ने एक लाइन से कहते हुए इसका नाम रख दिया सहसंयोजक बंध। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे, जैसे सपोज कीजिएगा हमें बनाना है HCl को, तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो आप क्या करते हो, लाइन बनाते हो। अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो मैं कैसे लूंगा, H। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, O। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, दो की शेयरिंग क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये तो हुआ कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद में इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर होगा तो कैसे होगा कि ऑक्सीजन ये 2 और ये ऑक्सीजन, ये हुआ इनका डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन में कैसे होगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4। हर नाइट्रोजन के पास में 2 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 का साझा करेगा। ये हमने लिया 1 2 और 3। अब साझा करने के बाद में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट रूल की अनुपालना हो गई। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम डॉट स्ट्रक्चर ले लेंगे कुछ ऐसा कि n इन इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, मैं या तो क्रॉस में ले लेता हूं और लेना चाहिए डॉट में, और ये हो गया फिर से n, और ये कहलाता है
जीएन लेविस का डॉट स्ट्रक्चर, जो कि ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने का पहला कॉन्सेप्ट था। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एटम करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है कि जब तक कि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो जाए। लेकिन ये सिद्धांत कहीं ना कहीं असफल हुआ, क्योंकि न तो ये कलर की जानकारी देता है, ना पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाता है, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ये समझा पाता है। तो उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे हम कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो आइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिल्कुल यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये बेस है ना केवल VBT बल्कि MOT का भी। और हर एक प्रकार के मॉलिक्यूल के बनने को यही डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देखिएगा, ये सिंपल एनर्जी में हुए वेरिएशन वाला डायग्राम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस बताती है डिस्टेंस को, हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी PE को। तो ये वाला पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का है, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में किस तरह का परिवर्तन हुआ। और ये वाला बात करता है डिस्टेंस को। ठीक है, अब बड़ा आसान है। इस डायग्राम को हम देखते हैं। हाइड्रोजन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि दो हाइड्रोजन के एटम हैं इस तरह से, वो अनंत दूरी के ऊपर जब तक है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें धीमे धीमे जब वे पास में आते हैं या पास में लाया जाता है तो देखिएगा स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा में जैसे जैसे वो पास में आते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसा कि दोनों के न्यूक्लियस, दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का रिपल्शन है, तो इनके बीच का आकर्षण बल है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ना, वो लगातार काम करते रहते हैं। इसको अपन कहते हैं इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रिया। तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में परस्पर इंटरैक्शन या अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इनके बीच में इस तरह की अंतःक्रिया होती है कि स्थितिज ऊर्जा का मान कम होना शुरू हो जाता है। और स्थितिज ऊर्जा कम होने का मतलब स्टेबिलिटी आती है। ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी, नेगेटिव में होगी, उतना ही वो स्थायी होगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो अस्थायी होगा। ये एक बीच का प्रोसेस रहा, जबकि दोनों बहुत निकट आ गए। और ये वो पॉइंट आया जहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, हाइड्रोजन H2 एटम बन गया। अब इससे ज्यादा दूरी पर, अगर इससे भी कम दूरी पर अगर हम लाएं या दोनों को अधिक पास में लाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो यहां चले जाएंगे और वो पूरी तरह से पूरा सिस्टम अस्थायी हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसको किस तरह से हम आगे बताएंगे, इसकी बात थोड़ा सा आगे करते हैं। पहले से इसी पार्ट को हम पहले क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि पूरे संपूर्ण प्रोसेस में क्या हुआ। देखिए, ये सब कुछ हुआ। हमने H2 एटम लिया, VBT कहती है इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों हाफ फील्ड हैं, दोनों के पास में अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं। हमने कहा ये पहले सेपरेटेड हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसे हम उसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स की, और ये बॉन्ड बना। और जब परफेक्ट हुआ ना बॉन्ड लेंथ के ऊपर, तो जो बॉन्ड बना जिसे आप सिग्मा बॉन्ड कहते हो या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम कहेंगे, वो कुछ ऐसा होगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, सह संयोजक बंध का निर्माण हुआ। तो VBT ने क्या किया, सह संयोजक बंध के निर्माण को अच्छे से समझाया। इसी प्रक्रिया को अगर मैं ऑर्बिटल लेते हुए लूं तो किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्बिटल कितने होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF यही होते हैं ना। तो चलो हम इनको लेते हैं। ये देखिए, ये आ गए। अब देखिएगा, हाइड्रोजन
के हैं, हाइड्रोजन के पास में s ऑर्बिटल ही होता है ना, तो एक हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का, तो ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, दोनों का ss ऑर्बिटल, और दोनों जब पास में आए थे अक्षीय ओवरलैपिंग हुई दोनों के बीच में, और ये एस ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई, और बॉन्ड बन गया किसका, H2 मॉलिक्यूल का। अब अगर हाइड्रोजन नहीं हो, कुछ और हो, जैसे ऑक्सीजन हो, तो हमने कहा जैसे ऑक्सीजन है तो उसके पास में कौन से होंगे, p ऑर्बिटल होंगे, तो ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, और दोनों के बीच में अब ओवरलैपिंग कैसी है इसके ऊपर हमें बात करनी होगी। देखिएगा, जो आपने डिटेल में पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि अगर अक्षीय ओवरलैपिंग हुई ना इस तरह से, ये कहलाएगी पीपी ऑर्बिटल की अक्षीय ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग इस तरह की है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और अगर ओवरलैपिंग हुई कुछ इस तरह से जो हमने यहां ली है कि जैसे हमने लिया ये p ऑर्बिटल जिसे हम कह रहे हैं कोलैटरल, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हुई, कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। डिटेल में बात आप बहुत पहले कर चुके हो, आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, सिर्फ हम थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर जरूरत लगेगी तो हम डिटेल में इनके डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम चूंकि वीबीटी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम बात वहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे, हमारी बात को यही वीबीटी तक ही रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था वीबीटी का कॉन्सेप्ट कि इस तरह से ऑर्बिटल बनता है। अब वीबीटी के पोस्टुलेट्स कितने हो सकते हैं, तो ये देखिएगा, हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इसे देने वाले थे हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने 1927 में वेव मैकेनिक्स पर, तरंग यांत्रिकी को आधार मानकर यह कॉन्सेप्ट दिया, और बाद में इसमें सुधार किया गया पॉलिंग और स्लेटर ने। इन्होंने क्या किया, पॉलिंग और स्लेटर ने हिटलर और लंदन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें दो चीजों को और जोड़ा, वो दोनों थे रेजोनेंस और दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो हिटलर और लंदन के कॉन्सेप्ट में ही पॉलिंग और स्लेटर ने क्या किया, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन को कनेक्ट किया। इस तरह से चार साइंटिस्ट के योगदान हुआ है, उन्होंने मिलकर जो कॉन्सेप्ट दिया उसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, देखो इसके कुछ सिद्धांत है। सबसे पहले रूल नंबर 1, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड होंगे या आंशिक रूप से भरे हुए होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए, समान अथवा लगभग समान होनी चाहिए। रूल नंबर 2, number of bonds formed by an atom is equal to its number of unpaired electron। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसी के अनुपात में बॉन्ड्स बनते हैं, बंध का निर्माण होता है। रूल नंबर 3, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वीबीटी के अनुसार ये जो हाफ फील्ड या आंशिक रूप से भरे हुए पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है ना, ये ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। 4, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन बॉन्ड एनर्जी। इससे क्या होगी कि जब इनके बीच में जुड़ाव होगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, बॉन्ड लेंथ R0 पर, जो हमने यहाँ किया था, ये देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है, और इसी पॉइंट पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ
मैक्सिमम जहां पर ओवरलैपिंग हुआ वो बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के ऊपर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये हुआ रूल नंबर 4। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना भाई, दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपोजिट स्पिन वालों ने ओवरलैपिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में क्या होते हैं, लोकलाइज्ड रहते हैं, यानी कि उन्हीं दो एटम से कनेक्टेड रहेंगे जिनके वो हिस्सा हैं, उन्हीं दो एटम के बीच में रहेंगे, इसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, ओवरलैप इज अ मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो अतिव्यापन है ना, वो ही बॉन्ड स्ट्रेंथ को तय करता है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। देखिएगा, यहां तक वेव मैकेनिक्स का पार्ट था जो हिटलर और लंदन ने दिया था। अब फिर कुछ कमियां इसमें थी, क्योंकि स्टेबिलिटी के अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते थे या जिनको एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहा था, उसमें सुधार किया पॉलिंग और स्लीटर ने। उसमें दो सिद्धांतों को और जोड़ा, रेजोनेंस को यानी कि अनुनाद को, और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण को, और ऐड करके कहा कि ऐसे एटम परस्पर अतिव्यापन करते हैं और पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, संकरित होते हैं, और संकरित होने के पश्चात परस्पर अतिव्यापन के द्वारा अधिक स्थायी आणविक कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो रेजोनेंस इज परमिसिबल इन वीबीटी। ठीक है। और नेक्स्ट था आया, इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द आयनिक कैरेक्टर, कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर किस तरह से आते हैं, एंड द हाइब्रिडाइजेशन जिसकी बात हमने की है कि अभी भी पॉलिंग और स्लेटर ने एक्सप्लेन किया था। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नॉट एक्सप्लेनेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। ये हम उसकी ड्रॉबैक्स में भी बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये खैर कमी है। तो 9 को अगर हम भूल भी जाएंगे तो हम कहते हैं ये पॉस्टुलेट्स है वीबीटी के, और वीबीटी को समझना है तो इस डायग्राम को सबसे पहले बनाएंगे हम। इसको फिर से ब्रीफ में किस तरह से कहेंगे कि दो अपोजिट स्पिन वाले अलग अलग एटम परस्पर अतिव्यापन करके संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, और यही संकरित कक्षक अतिव्यापन के फलस्वरूप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, इन जिनमें अतिव्यापन भी संभव है और रेजोनेंस भी संभव है, और इसी के आधार पर उनके स्थायित्व का निर्धारण किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हिटलर, लंदन, पॉलिंग और स्लेटर ने एक्सप्लेन किया था। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना होगा, आपको फिर से एक बार इस पूरे पार्ट को नंबर 1 से लेकर आखिर के पॉइंट तक पेन लेकर एक एक पॉइंट को लिखना होगा। थैंक यू।